तो यहाँ हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसे हेलोजन फैमिली भी कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हेलोजन फैमिली के बारे में तो हम सब फेमिलियर है। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद ये एस्टाटीन भी हेलोजन में आ रहा है। हम फिलहाल इस 5 एलिमेंट के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है और इसे हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हेलो का मीनिंग है सॉल्ट एंड जेन्स का मीनिंग है बॉन्ड। तो इसे सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहते हैं, मतलब ये सब सॉल्ट बनाने के काम में आते हैं। जैसे कि हम NaCl जानते हैं ना, उसमें सोडियम और क्लोरीन रहता है तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो एक सॉल्ट है। तो इस तरीके से ये सॉल्ट बनाने के काम में आता है, इन्हें हेलोजन कहते हैं। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। ये सारे नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं और हाईली रिएक्टिव है। और हम हेलोजेंस की फैमिली की ऑकरेंस के बारे में देख लेते हैं। फ्लोरीन कहाँ मिलता है? ये फेयरली एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है एंड प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, जैसे कि फ्लोरोस्पर और क्रायोलाइट या फिर फ्लोरोस्पर एपेटाइट। ये सब इनके फॉर्मूला है, ये सब इनके इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स है। यहाँ से हम फ्लोरीन एक्सट्रैक्ट करते हैं या फ्लोरीन को निकाल सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ इन सॉयल, रिवर वाटर, प्लांट, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। तो हमारे और एनिमल्स के जो बोन, टीथ है उनमें भी फ्लोरीन रहता है और रिवर वाटर, प्लांट में भी फ्लोरीन है और सॉयल में भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोरीन है। क्लोरीन की अवेलेबिलिटी देखें तो वो भी फेयरली अबंडेंट है और वो सी वाटर कंटेन सोडियम क्लोराइड। ये तो हम सबको पता है कि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड है। और साथ ही में डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सी, अगर सी वाटर को हमने ड्राई कर दिया है तो उनमें भी जो डिपॉजिट्स आते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड या फिर ये हमारा कार्नालाइट्स भी रहते हैं, जो है ये KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, H6H2O, ये फार्मूला है इनका। तो ये सब हो गए हमारे क्लोरीन के सोर्सेस। फिर ब्रोमीन के देखें तो ब्रोमीन थोड़ा लेस एबंडेंट है, ये ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मिलता भी है तो सी वाटर में जैसे क्लोरीन मिलता है वैसे ही ब्रोमीन्स के भी हमें सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड के फॉर्म में हमें सी वाटर में ये अवेलेबल रहता है। आयोडीन के बारे में देखिए तो आयोडीन भी सी वाटर में अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ आयोडाइड, जैसे कि सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या कैल्शियम आयोडाइड। और ये आयोडीन सी मैरीन लाइफ है उनके सिस्टम में भी रहता है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में, उनके बॉडी के अंदर भी हमें आयोडीन मिलता है। मैरीन लाइफ जो भी होते हैं जैसे कि सीवीड्स, तो उनके भीतर भी हमें आयोडीन मिलता है। एस्टाटीन की बात करें तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब हम आ जाते हैं हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है NH2NP5, वेयर N क्या है? हमारा वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल हम जानते हैं, फ्लोरीन के लिए हमारा N का वैल्यू है N = 2। क्लोरीन के लिए ये ग्रुप 3 है, यहाँ सॉरी ये पीरियड थर्ड पीरियड है तो यहाँ N = 3। ये फोर्थ पीरियड है N = 4, फिफ्थ पीरियड है N = 5, ये 6 पीरियड है N = 6। इसके बाद एक और पीरियड होता है 7th, तो उनमें हम नहीं जा रहे। तो ये इनका N। तो आप देखिए यहाँ पर ये इनका आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ लिखा है ना वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल का ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ भी देखिए हमारे फ्लोरीन में N = 2 होता है और तो ये है इनका वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2s2 2p5। इनका भी वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3s2 3p5। इनका भी वैलेंस सेल 4s2 4p5, 5s2 5p5 और 6s2 6p5। ये इनके वैलेंस सेल के कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हमने पहले भी देख चुके इस टाइप से। और एक बात देखने के लिए है कि जैसे कि ये P है 2p पे ख़त्म है, अब 2d बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इनमें d ऑर्बिटल है ही नहीं, empty भी नहीं है और भरा हुआ भी d ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर इनकी बात करें तो 3d एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनमें 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 0 है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है इनका। इनमें अगर देखें तो इनका तो 4d भी एग्जिस्ट करता है और 4f भी एग्जिस्ट करता है और दोनों ही वैकेंट है, ठीक है, दोनों ही वैकेंट है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वैकेंट है।
और इनको देखें तो इनमें भी है और ये सब ऐसे है, तो सब में डी और एफ अवेलेबल रहता है, लेकिन वैकेंट है और जीरो है। और साथ में देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ एस और पी में ही अवेलेबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस और पी में अवेलेबल है, बाद में वो आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भी अवेलेबल है, यहाँ पर डी में भी अवेलेबल है और यहाँ पर डी और एफ दोनों में अवेलेबल है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी। क्यों रखनी ये बातें ध्यान? क्योंकि डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट का, बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट का काम करता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि डी एंड एफ ऑर्बिटल provides very poor shielding effect। ये बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इनमें हमारा डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। फ्लोरीन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल पी है, 2 है, n इक्वल्स टू 2, और 2 में तो 2d बोलकर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 3 में 3d बोलकर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3d में, इस 3d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये चाहे तो एक्सपेंड करके इनमें डाल सकता है। ये हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं छोटे से में यहाँ दिखाता हूँ। 3s2, उसके बाद 3p, इनमें 3 ऑर्बिटल है, और 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमें पता है। ये हमारे 3d इनिशियली क्या है हमारा, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे देंगे 1 2 3 4 5, और ये वैकेंट है। अब ये एक्सपेंड कैसे करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से निकल कर यहाँ गया, तो ये एक्सपेंड हुआ। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएंगे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, तो फिर ये ऐसे एक्सपेंड हुआ। इस तरीके से एक्सपेंड हो सकता है। ये 3rd इलेक्ट्रॉन भी निकल कर यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसे करके ये एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन इनके पास कोई भी 2d ऑर्बिटल ऐसा कहकर कुछ नहीं है, तो ये कभी भी एक्सपेंड नहीं होगा। इनका केस हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसा हमने देखा इस टाइप से। और ऐसा सिर्फ ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए इनकी वैलेंसी जो है वो एक्सपेंड नहीं होती है, इनकी वैलेंसी एक्सपेंड होती है। इस सारे के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। फिर हम पहले जनरल ट्रेंड देख लेते हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है, जैसे कि पहले देखते हैं, इनका एटॉमिक नंबर कम है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कम है और नंबर ऑफ सेल्स भी कम है, इनका साइज छोटा है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इनमें नंबर ऑफ सेल्स है 2, n इक्वल्स टू 2। इनका नंबर ऑफ सेल्स होता है n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 6। तो जैसे जैसे इनके सेल्स ज़्यादा बड़े हो, नंबर ज़्यादा हो रही है, तो उनके साइज़ भी बड़े हो रहे हैं। जैसे फ्लोरीन का सेल इतना है 1, क्लोरीन का 1 और ये 2, ऐसे फ्लोरीन का और बड़ा ऐसे। तो क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं, इनके साइज़ भी बढ़ रहे, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहे हैं। यही बात यहाँ पर लिखा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर गोइंग फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में सेंटर में, उससे वो दूर जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। फ्लोरीन हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल रेडियस। फ्लोरीन का रेडियस एक्सट्रीमली स्मॉल है। इनमें नंबर ऑफ सेल्स तो सिर्फ 2 है, 2 ही सेल्स इनमें रहते हैं। तो ये हम देख लिए। अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी के बारे में दूसरे ग्रुप्स में जैसा हमने पढ़ा था, यहाँ भी सेम ट्रेंड है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एज वी गो डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज होता है। वो तो हमें पता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो उनका मास भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? मान लेते हैं 7 है, मतलब 7 ही है।
फ्लोरीन का 9 है और क्लोरीन का 17, सॉरी फ्लोरीन का 7 नहीं, नाइट्रोजन का 7 है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका क्या मतलब है, ऐसे लिखते हैं, इसका ये मतलब है कि फ्लोरीन के अंदर मास अगर इसी देखें तो इनके अंदर 9 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन का जो मास होता है हमें पता है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है और 9 न्यूट्रॉन है। तो ये इन सब को जोड़कर होता है फ्लोरीन का मास। और फिर क्लोरीन का मास C35, तो इनका मास क्या होगा, 35 प्रोटॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है एंड 35 न्यूट्रॉन है। तो ऑब्वियसली जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इनका मास भी इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमें समझ आ गया। वॉल्यूम की बात करें तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इनका साइज़ भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। n=2 है, n=3 है, n=4 है। क्या मतलब है कि पहले सिर्फ दो इनमें ये थे, सेल थे। ये वाले में जाऊंगा तो इनमें 3 सेल होंगे और बड़ा होगा, इनमें जाऊंगा तो इनमें 4 सेल होंगे और बड़ा होगा साइज में। तो इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इज़ मोर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। मास जितने जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इतने जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं हो रहा। देयरफॉर ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। यही बात यहाँ पर लिखा है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीजेस ऑल्सो इंक्रीजेस। हाउएवर एज वी गो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम ऑफ एटॉम ऑल्सो इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो एटॉम का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ सेल को हम n से डिनोट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्योंकि मास ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा ओवरऑल ये टर्म जो फ्रैक्शन है ये मोर देन 1 है, ये बड़ा है। तो इसलिए डेंसिटी इनका इंक्रीज हो रहा है। बट इंक्रीज इन मास इज मोर रैपिड देन इंक्रीज इन वॉल्यूम एज वी गो डाउन द ग्रुप। हेंस डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही करता है हमारा, ये एक फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स इसके ऊपर। और वैन डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कि अगर वैन डर वाल्स फोर्स ये एक एटम है और ये एक एटम है, इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होगा तो ये सरफेस इतना मिल रहा है और ये सरफेस इतना मिल रहा है, इस दोनों सरफेस पे ये इंटरेक्ट करेंगे इतना, ठीक है। लेकिन अगर एक बड़ा सा एटम हो तो इनको अब काफ़ी बड़ा सरफेस मिल रहा है, यहाँ से यहाँ इतना बड़ा और यहाँ से यहाँ, अब इनके ऊपर ये इंटरेक्ट करेंगे। तो जब सरफेस बड़ा है तो वैन डर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सरफेस छोटा है तो वैन डर वाल्स फोर्स भी वीक है। अब इसकी बात करें तो इनका साइज़ छोटा है, इनका साइज़ और बड़ा है, इनका साइज़ और भी बड़ा है, ऐसे ऐसे और बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है, इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ रहा है। तो इनका वैन डर वाल्स फोर्स जो है ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम, इसका कम और इसका बिल्कुल कम। अब वैन डर वाल्स फोर्स कम है, अगर ये फोर्स कम है तो ये एटम के यहाँ से हट कर कहीं और जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सभी छोटे छोटे हैं। और जिनमें फोर्स ज़्यादा है वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनका एटम आयोडीन का एटम दूसरे आयोडीन के एटम से ज़्यादा इंटरेक्टेड है। तो ऐसा होने के कारण इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए जल्दी मेल्ट या बॉयल नहीं होते। तो यही रीज़न है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी एज वी गो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ भी जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं ऐसे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन द ग्रुप। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। जैसे हमने कहा सरफेस एरिया पे वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई होता है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। हेंस melting point boiling point increases down the group. Melting point and boiling point of fluorine is comparatively much lower than the member of the family. अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छा इंक्रीज तो हो रहा है, ये हमें समझ आया,
लेकिन ये देखें कि फ्लोरीन से क्लोरीन में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब क्लोरीन से जब ब्रोमीन में आ रहे हैं या ब्रोमीन से आयोडीन में आ रहे हैं तो इंक्रीज का जो रेट है वो कम हो जा रहा है। यहाँ पे इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ से इंक्रीज कम है, यहाँ से इंक्रीज कम है। कंपेरेटिवली इंक्रीज तो है लेकिन डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्लोरीन से क्लोरीन के आने वक्त। तो इनका यही कारण है कि इनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, एक्सेप्शनली स्मॉल है। मतलब फ्लोरीन का साइज अगर इतना है तो क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है। फिर ब्रोमीन का भी बड़ा है लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं है। आयोडीन का भी बड़ा है, देखिए सब बड़े हैं एक दूसरे से, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन बहुत बड़ा है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे छोटा है और ये वाला काफ़ी बड़ा है ऊपर वाले से, फ्लोरीन से। यही बातें यहाँ लिखी है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन इज कंपेरेटिवली मच लोअर देन अदर member of the family. This is because of exceptionally small size of फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज के कारण ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया मतलब वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, और वीक वैन डेर वाल्स फोर्स मतलब लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं हेलोजन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम के बारे में ही सोचते हैं। एक फ्लोरीन का एटम है, ये मैंने एटम ही बनाया है, ये जो बनाया है एटम बनाया है। तो ये एटम के सबसे बाहर में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो सबसे बाहर होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को इस पूरे एटम से बाहर निकालने के लिए मुझे जितना एनर्जी चाहिए होगा उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब जब एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस तो बीच में है, वो उस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करके रखा है। तो ये क्या आसानी से निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। क्योंकि आसानी से नहीं निकाल सकता, मुझे काफ़ी एनर्जी डालना पड़ेगा तब ये निकलेगा। ओके, देयरफॉर इनका एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी बड़ा है। फिर जब नीचे जा रहा हूँ तो एटम का साइज़ बड़ा हो गया। अब क्लोरीन ऐसा है, यहाँ पर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है क्लोरीन का। तो अब ये न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस दूर है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देना होगा वो फ्लोरीन के कंपेरिजन में कम है। तो फ्लोरीन के कंपेरिजन क्लोरीन का देखिए कम है, नीचे और कम है और नीचे और कम है। तो जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। कम एनर्जी देकर ही मैं निकाल सकता हूँ। उस एनर्जी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं क्या यहाँ लिटरेचर में है। हेलोजन हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी नहीं है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जैसे आ रहा हूँ वो डिक्रीज होता है, वो हमने यहाँ देखा ही है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मूव्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऊपर से नीचे जैसे आ रहा हूँ, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जा रही है, एंड देयरफॉर कैन बी रिमूव्ड इजली फ्रॉम द एटम एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी फॉर द सेम। तो इसको एटम से इजली रिमूव कर सकते हैं और इसके लिए हमें एनर्जी भी बहुत कम चाहिए। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, यहाँ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम ट्रेंड है कि एटम का साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। इस एक एटम का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, नए एक इलेक्ट्रॉन को अपने में गेन करने की। तो फिर से वही बात आती है, क्योंकि न्यूक्लियस, ये एटम की साइज़ बहुत छोटा है न्यूक्लियस फ्लोरीन के लिए, तो उनका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल से काफ़ी नज़दीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसके करीब आता है तो उसे एब्जॉर्ब मतलब अट्रैक्ट ईजिली कर सकता है। ये समझने की बात है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है फ्लोरीन का और ये इनका आउटर मोस्ट सेल। वही अगर क्लोरीन का देखूँ तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस और ये इनका आउटर मोस्ट सेल।
वही अगर मैं ब्रोमीन को देखूं तो ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस और ये इनका आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। तो इस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जल्दी से अट्रैक्ट कर सकता है, इनके बाहर में कहीं कोई आए तो ये इनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बाहर में जाए तो इनको और भी दिक्कत है, टेंडेंसी कम है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बिल्कुल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही है। इतने से ही समझ सकते हैं, यही बात यहाँ पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन सिंस हेलोजेंस NH2 NP5 have 5 electrons in its p orbital, it has a strong tendency to gain 1 electron and attain stability. इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इनकी तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है NH2 NP5, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और ये गेन करे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन सब में काफ़ी ज़्यादा में से भी किन का ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। हेंस हैलोजेंस हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन जनरल हैलोजेंस, बाकी जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उनके कंपैरिजन में हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है वही यहाँ लिखा है, क्योंकि इनके पास NH2 NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन और इसे मिल जाए कहीं से तो ये स्टेबल हो जाएंगे, देयरफॉर इनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इनके बीच में ही कंपेयर किया जाए ऊपर से नीचे तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की फ्लोरीन की है। इनफैक्ट फ्लोरीन हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बात हमें समझना है। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। वो तो हमें पता है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेगेटिव आयन, टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। तो कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। हमारा फ्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम है, ये अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इनका क्या हो जाएगा? अब ये फ्लोरीन माइनस बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो फ्लोरीन माइनस माइनस हो जाएंगे, यही होता है इन जनरल। तो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि जब ये फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बन रहा है, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास फ्लोरीन था, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बन गए। तो जब ये फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बन रहा है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी कितना है उसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब जितने जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मुझे डालना है, अगर ये जल्दी आसानी से ले लिए तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी बड़ा होगा, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर से कहता हूँ कि हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? फ्लोरीन माइनस। क्लोरीन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन करना है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? क्लोरीन माइनस, ऐसा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज एनर्जी, ठीक है, रिलीज एनर्जी। ऐसा क्यों? सीधी सी जस्ट बात है, जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, तो क्या ये छोड़ेंगे? जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इनका न्यूक्लियस तो इसे होल्ड करके रखा है, देयरफॉर मुझे एनर्जी डालना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी इनमें डालना पड़ता है, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब उल्टा है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देना है तो ये तो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनको तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ये तो बैठे ही है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इनका कॉन्फ़िगरेशन में NH2 NP5 है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन देना है तो मुझे एनर्जी नहीं देने की ज़रूरत है, बल्कि ये खुद एनर्जी निकाल कर देंगे मुझे, ओके। तो यही वो एनर्जी है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। अब जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, पहले क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगी।
यहाँ पर ठीक इसका उल्टा है कि अगर इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी आउटपुट में देंगे। तो अब देखिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन करें तो कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा? ऑब्वियसली हमारा फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन फ्लोरीन जल्दी आसानी से लेगा कंपेयर टू क्लोरीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन को देखो तो क्लोरीन आसानी से लेगा कंपेयर टू ब्रोमीन। क्यों आसानी से लेगा? क्योंकि इनका साइज़ की बात है, जितना साइज़ छोटा है इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा। इनके साइज़ सबसे छोटा, इनका साइज़ उससे बड़ा, इनके साइज़ के बड़ा, तो आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये आसानी से अट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल से अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो कम एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ये और मुश्किल से अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनका साइज़ और बड़ा है तो ये उससे भी कम एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो वही हम देख सकते हैं, देखिए ऊपर से नीचे जैसे आ रही है एनर्जी रिलीज़ जो हो रहा है वो नेगेटिव है लेकिन कम होता जा रहा है। ओके, तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज्ड नेगेटिव होगा, अगर एब्जॉर्ब्ड है तो पॉजिटिव। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होता है। तो ऐसे ही पढ़िए कि एनर्जी रिलीज्ड when an isolated gaseous atom accept an electron to form a negative ion. Up it indicates an atom's ability to gain electron with more negative value of electron gain enthalpy, meaning easier electron acceptance by that element. तो जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है इसका मतलब यही है नेगेटिव वैल्यू में, जिनका भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। जो दिक्कत से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे वो कम एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखते हैं हेलोजन हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। अगर मैं एक कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेकेंड पीरियड है ऐसा, थर्ड पीरियड ऐसा, फोर्थ पीरियड ऐसा, तो इस पूरे पीरियड में जो ग्रुप 17 एलिमेंट है उनका सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर इस पीरियड में क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। इस पीरियड में बाकी सारे एलिमेंट से कंपैरिजन में, फोर्थ पीरियड अगर मैं देखूं तो फोर्थ पीरियड में बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। यही बात कह रहे हैं कि हैलोजन हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। इस पूरे पीरियड में हैलोजेंस के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। This is due to the fact that atom of these elements have only one electron less than stable noble gas configuration. देखो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा सबसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ओके, लेकिन इस पूरे पीरियड में इनका सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इन सब में कंपैरिजन करें तो ऊपर फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है। एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे तो एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा। पहले ये पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। तो जैसे ऊपर से नीचे आ रहे लेस नेगेटिव होना था वो हो भी रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन में आ रहे हैं तो देखिए ये डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो रहा है। फिर क्लोरीन से ब्रोमीन में आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड में प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसके बीच में। बाकी यहाँ से यहाँ तो मेरा डिक्रीज ही हो रहा है। जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, यहाँ से देखिए इतना ये ट्रेंड ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ। जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ भी डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ इंक्रीज हो रहा। देखिए फ्लोरीन से क्लोरीन में जाना हो तो इंक्रीज हो रहा। ट्रेंड से थोड़ा उल्टा है, थोड़ा रिवर्स ट्रेंड है यहाँ पर, सिर्फ इस दो एलिमेंट में। फिर ट्रेंड ठीक है। तो ऐसा क्यों कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो मैंने यहाँ पर जितना भी एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे बड़ा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन ये सब, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्लोरीन का है, फ्लोरीन का नहीं है।
तो क्या प्रॉब्लम आ गए फ्लोरीन में, जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे बड़ा नहीं है, अब वहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, however negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine against the trend, ठीक है। This is due to small size of fluorine atom. There are strong interelectronic repulsion in the relatively small 2p orbitals of fluorine, and thus the incoming electron does not experience much attraction. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा फ्लोरीन का जो साइज़ है बहुत छोटा है, ये फ्लोरीन का साइज़, ये हमारे क्लोरीन का साइज़, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस बीच में है, इनका न्यूक्लियस भी बीच में है, तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो इनको तो अट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। ये तो आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि इनका न्यूक्लियस तो काफ़ी नज़दीक है इलेक्ट्रॉन के, तो इनमें अगर आसानी से अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, देयरफॉर इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो था वो ज़्यादा होना चाहिए था कंपेयर टू इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। लेकिन ट्रेंड ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है। जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये तो सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर भी और भी इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, और ये क्योंकि साइज इतना छोटा है, सब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं बहुत कम स्पेस में कॉम्पैक्ट होकर रह रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ आकर, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी है, वो भी ध्यान रखना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर इनके पास आ जाएगा ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं जब, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ इनका रिपल्सन भी है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घुसकर स्पेस एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका कम हो जा रहा है कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये एक्सेप्शन है, तो हमें इनके बारे में ध्यान रखना ही है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन अगेंस्ट द ट्रेंड। It is due to the small size of fluorine atom. There are strong interelectronic repulsion in the relatively small 2p orbital of the fluorine. ये भी ध्यान रखना है, हमारा फ्लोरीन में क्या ही है, आउटर मोस्ट सेल जो है 2p है, आउटर मोस्ट सेल हमारा 2p है और इनका आउटर मोस्ट सेल 3p है। क्लोरीन अगर ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, तो हम जानते ही हैं कि 2p तो 3p से छोटा ही होता है। अगर ये हमारा 2p ऐसा है तो 3p ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा, तो रिपल्सन इनमें ज़्यादा है, इनमें रिपल्सन कम है। तो ऑफ द फ्लोरीन एंड दस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। इस केस में, फ्लोरीन के केस में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता। क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता, इनका जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। ये एक अगेंस्ट द ट्रेंड था, हमने इसे देख लिया। अब हेलोजन फैमिली कलर, तो फ्लोरीन का कलर येलो है, क्लोरीन के कलर ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड और आयोडीन वायलेट। ये सब इसलिए है क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये हमारे विजिबल रेंज में जो भी रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और सिमिलरली वो एमिट भी करते हैं। तो एमिट करते वक्त जो हमारे आँखों में आती है वही कलर हमें दिखता है, एज़ पर दी जो वेव ये एमिट करे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी अकॉर्डिंग हमारे आँखों को वो कलर दिखता है। तो बस बात ये है कि फ्लोरीन येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड एंड आयोडीन वायलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, ये दो, -1 और 0, ये सब में होता है। फ्लोरीन का -1 और 0 छोड़कर और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, ओनली -1 एंड 0 बस फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में और बाकी ब्रोमीन, आयोडीन के, ये ब्रोमीन होगा, ये ब्रोमीन आयोडीन के केस में +1, +3, +5 एंड +7 भी पॉसिबल है, ये सब में पॉसिबल है, लेकिन इनमें पॉसिबल नहीं है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सुनना चाह रहे थे, वो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने एक जस्ट जनरलाइज्ड हैलोजन एटम के लिए बनाया हूँ, जहाँ पर ये फ्लोरीन नहीं है, मतलब ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है लेकिन फ्लोरीन नहीं है। तो अगर ये क्लोरीन ही लो तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में मुझे क्या मिलेगा, 3s 3p और 3d मिलेगा जो वैकेंट होगा, है ना। यही होता है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं क्लोरीन का लिखूँ Cl35 तो इनका कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रहेगा, हमारा नियॉन है इनर्ट गैस और साथ में 3s2 और 3p5 और एक 3d भी रहता है जो वैकेंट है ना। तो यही मान लीजिए कि हमारा अभी मैं अगर क्लोरीन के लिए ले रहा हूँ तो n = 3 होगा। तो ये 3s है, ये 3p है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। और ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5, तो ये एक पहला डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड फिर पांचवा, ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये हम समझ गए। और d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, इनिशियली ग्राउंड स्टेट। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने का यही मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल कर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकाल कर यहाँ ले आऊँ तो क्या कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। तो अब क्या हो रहा है इनका, ये क्यों पॉसिबल था, पहली बात क्योंकि d ऑर्बिटल थे। फ्लोरीन को क्यों में यहाँ पे लिखा हमने एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में d ऑर्बिटल है ही नहीं, ये यहाँ तक ही लिमिटेड है। देयरफॉर इस टाइप का तो कुछ फ्लोरीन में देखने को नहीं मिलेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट ऐसा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ आ गए, तो अब ये कितने ये है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे अलग अलग से 1 2 3, तो ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं किसी और के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएंगे किसी और के साथ। इस हाल में रहते तो वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते थे, इसलिए देखिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन accords for -1 and -1 और +1 ऑक्सीडेशन अकाउंट्स फॉर -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्योंकि एक है तो ये -1 या +1 बनाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर ये +1 बनाएंगे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और किसी और के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो -1 बनाएंगे। तो यही इनका बात है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट्स फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। जब और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ चला जाए तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, वहाँ पर फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से उठकर चले जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे यही कारण है कि हमारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन में -1 और 0 से अलावा कुछ नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अच्छा समझ लिया हमने। Fluorine atom has no d orbital in its valence shell, that is n = 2, and therefore cannot expand its octet. So it exhibits only -1 oxidation state apart from 0 और -1, यही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ओके, पॉजिटिव दैट इज +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर रियलाइज्ड when they combine with higher electronegative atom। तो जब वो अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के संग कॉम्बाइन करेंगे तब उनका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ओके, इनका एक एग्जांपल से ऐसे लिख सकता हूँ कि जब वो कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉम्बाइन करेंगे तो इनका एग्जांपल हो सकता है ऐसे Cl2O, ये किनके संग कॉम्बाइन किए हैं, एक ऑक्सीजन के संग क्लोरीन कॉम्बाइन किए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन। ऑक्सीजन का तब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो क्लोरीन का कितना होना चाहिए फिर +1 होना चाहिए। तो देखिए
क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं ना। कब दिखा रहा है? जब वो अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संग कॉम्बाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो यहाँ पर यही लिखा है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 +3 +5 +7 कुछ भी हो सकता है। स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर रियलाइज्ड व्हेन दे कॉम्बाइन विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, अब क्लोरीन के लिए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ब्रोमीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन तीनों ही ब्रोमीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन के कंपैरिजन में कौन कौन है? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चारों ही इनसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आयोडीन जब भी इनसे कॉम्बाइन करेगा तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। ब्रोमीन जब भी इनसे कॉम्बाइन करेगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। क्लोरीन जब भी ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कॉम्बाइन करेगा उनके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। एक एग्जांपल यहाँ लेकर दिखाया गया है। यहाँ पर एग्जांपल लिटरेचर में लिखा है इंटर हैलोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है वो एक ऑक्साइड था। तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कि कैसे हमारा जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। बस इतना याद रखना है कि इनका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तभी होगा जब ये अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कॉम्बाइन करेंगे। अब इनसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? तो इनका जस्ट ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। कौन है? क्लोरीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ब्रोमीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। आयोडीन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ओके, तो ये जब भी इनसे कॉम्बाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ये भी लिखा है कि +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ब्रोमीन और क्लोरीन का होता है। वो हम जब ऑक्साइड्स और ऑक्सो पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। फिर हम जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में कि किनका ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, किनका कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब रेडीनेस ऑफ द एटॉम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हैलोजन। अब ये हैलोजेंस साधारणतः स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्यों इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? क्योंकि इनकी टेंडेंसी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। हमने पहले ही देखा इनके सेल में क्या दिखता है हमें, ये NH2 NP5, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यही इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अब इनमें से भी किनको ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ छोटा है तो ये इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन, क्योंकि इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी फ्लोरीन का है। वही बात आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग नेचर हैलोजन की उनकी स्ट्रॉन्ग होगी जो रेडीनेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, देयरफॉर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू क्लोरीन, फिर ये ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओके, रैदर यहाँ पर और एक बात लिखा है कि हमारा जो फ्लोरीन है इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन एंड इट ऑक्सीडाइजेज अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसके बाद ब्रोमीन है तो ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यही बातें हैं। ठीक है, क्योंकि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खुद में, लेकिन
अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बाकी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। यही बात लिखा है कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन एंड इट कैन ऑक्सीडाइज अदर हेलोजन विच इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे ही क्लोरीन की जब बात आएगी ना, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखिए ये बात लिखा भी है यहाँ पर कि जब क्लोरीन की बात आई, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब ब्रोमीन की बात आएगी तो ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। अब आयोडीन तो सबसे नीचे है, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है कि फ्लोरीन प्लस 2x माइनस, ये x स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो इनको ये ऑक्सीडाइज करके ये X2 बना देंगे और F माइनस खुद हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। फ्लोरीन प्लस मैं क्लोरीन लेता हूँ तो 2Cl माइनस, ये कॉम्बाइन होकर क्या बनेंगे 2F माइनस और Cl2। क्या समझ आ रहा है? अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास था? एक्स्ट्रा क्लोरीन के पास। लेकिन क्या फ्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास रहने देगा? अगर ये दोनों एक साथ एक रिएक्शन में आए, एक जंग में आए, एक कंपटीशन में आए, तो किनको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रायोरिटी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो क्लोरीन के पास ऐसे अवेलेबल है, तो वो ये क्लोरीन के पास नहीं होना चाहिए, ये फ्लोरीन के पास होना चाहिए। क्लोरीन को वो इनका इलेक्ट्रॉन इनसे हटा देगा क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। बस वही हो रहा है, ये क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्लोरीन को पसंद नहीं आ रहा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा। और जैसे ही क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेता है तो क्लोरीन हमारा Cl है, 2 Cl को मिलाऊंगा तो Cl2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले रहा है तो एक F माइनस, दूसरा F माइनस, क्योंकि F2 था, अब ये 2F2 ऐसा। तो ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइप से ये इक्वेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग अगर स्टेट की बात करूँ कि कैसे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो वो देखिए ये है। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर अभी 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और क्लोरीन का यहाँ पर -1 था, अब यहाँ पर 0। अब देखिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। फ्लोरीन का क्या हो रहा है? फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या होगा, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो देखिए फ्लोरीन का अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ, तो फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है ना, 0 था -1 हो गया, डिक्रीज इन दी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट मतलब ही रिडक्शन। और क्लोरीन का क्या देखूं, वो -1 था, अब वो 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, किसने किया? फ्लोरीन ने किया, और फ्लोरीन क्या हुआ? खुद रिड्यूस हुआ। ओके, जस्ट वही प्रिंसिपल पर मैं क्लोरीन के बारे में ही देख सकता हूँ। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऐसे ही ये सारे इक्वेशंस यहाँ पर लिखे हैं। और एक बात है, इन जनरल अ हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। कोई भी एक हैलोजन उनसे हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को, हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे इनमें देखो तो ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आयोडीन का ऑक्सीडाइज एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन। तो जो भी ऑक्सीडाइज करने वाला है वो अपने से बड़े एटॉमिक नंबर वाले आयन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे ये बड़ा एटॉमिक नंबर वाला आयन है, तो ब्रोमीन ने अपने से बड़े एटॉमिक नंबर वाले आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लोरीन भी अपने से बड़े एटॉमिक नंबर वाले आयन, जो ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, उसे वो ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन भी ऐसे ही अपने से बड़े एटॉमिक नंबर वाले आयन्स, जो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, उसे वो ऑक्सीडाइज कर देगा। जस्ट सेम बातों को लिखने की दूसरा तरीका है ये। The relative oxidizing property of halogen can also be understood by their reaction with water। तो ये बात तो हमें पता चला कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है फ्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन एंड लास्ट में आयोडीन। तो ये हमने जैसे इससे देखा कि फ्लोरीन इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर, ये इनको ऑक्सीडाइज, ऐसे करके समझ रहे हैं। ये दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, वाटर से रिएक्ट करके। मैं ये सबको वाटर से रिएक्ट कराऊंगा, ये सबको वाटर से रिएक्ट कराऊंगा और देखूंगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इनका यही आंसर है
कि जब फ्लोरीन को वाटर से रिएक्ट करूँगा, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, जब फ्लोरीन वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है तो इस वाटर की जो ऑक्सीजन है इसको भी वो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फ्लोरीन जब यहाँ से आ रहा है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का क्या केस है, वो ना ऑक्सीडाइज कर पाते हैं ना रिड्यूस कर पाते हैं, इनका सेम रहेगा। आयोडीन का क्या केस है, वो जब ऑक्सीजन के संग वाटर के संग कंबाइन हो तो ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे बल्कि रिड्यूस कर दे रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन सब को मैं वाटर से रिएक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हम सबको पता है, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 सॉरी। ठीक है, अब जब फ्लोरीन वाटर से ऑक्सीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन जब वाटर के संग रिएक्ट करता है तो ये हमारे ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो ये हमें समझ आया, ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये जब वाटर के संग रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन को ना ऑक्सीडाइज करते हैं ना रिड्यूस करते हैं। आयोडीन जब वाटर के संग रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे याद रखना है बस। इससे यही पता चल रहा है कि सेम चीज़ों से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, इनका ऐसा है कि ऑक्सीजन को ना ऑक्सीडाइज करे ना रिड्यूस कर रहे हैं, और इनका ऐसा है कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहे हैं, ऑक्सीडाइज तो कर नहीं पा रहे, रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो इससे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पता चल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा कम है और ये बिल्कुल ही कम है। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। देखिए फ्लोरीन के संग अगर वाटर को रिएक्ट कराऊँ तो यहाँ पर H+ F- और O2 है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। मैं यहाँ पे रेड से लिखा था, वैसे यहाँ ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीडाइज होने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, क्योंकि ये O2 है ना, ये O2 में 0 होता है। तो पहले -2 था, अब 0, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया हमारा ऑक्सीजन। किसने ऑक्सीडाइज किया, फ्लोरीन ने। जिसने ऑक्सीडाइज किया वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, क्योंकि F2 है। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो देखिए फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है ना, वही लिखा है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। क्लोरीन क्या कर सकता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ना ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना रिड्यूस कर पाएगा। एग्जाम्पल ऐसे ही है, X2, X के जगह आप क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। X2 + H2O कॉम्बाइन होने के बाद यहाँ पर हमें हाइड्रोहेलिक एसिड देता है, और साथ में ये हाइड्रो लिखा है, ये हाइपो होगा, हाइपोहेलस एसिड देता है। ये 2 एसिड देते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल अगर क्लोरीन के संग लूँ तो पढ़ने में अच्छा दिखेगा, HCl, और एक होता है HBr या HBr, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, X के जगह Cl या Br, और इनका लिखूँ तो HOCl या फिर HOBr। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, क्लोरीन होगा या तो फिर ब्रोमीन होगा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे कि क्लोरीन जब वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोहेलिक है ना, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइपोक्लोरस एसिड दे रहे हैं। ब्रोमीन जब वाटर के संग रिएक्ट करे तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइपोब्रोमस एसिड दे रहे हैं। ठीक है, हाइपोब्रोमस होगा, हेलस है ना, तो ये ब्रोमस हो जाएंगे। ओके, ऐसे दे रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या था, -2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, यही बात हमने देखा, यहाँ पर -2 था, यहाँ पर 0 हो गया था, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर लिखा है सेम है, यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। और आयोडीन का क्या केस है, ये तो ऑक्सीडाइज तो कर नहीं पा रहा ऑक्सीजन को, बल्कि रिड्यूस ही कर दे रहा है। तो ये देखिए, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट आयोडीन आयन कैन रिड्यूस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, और इट कैन बी सेड दैट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे,
यहाँ पर देखिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पर रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीजन आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और वाटर ऑक्सीजन का वाटर में -2। हो क्या रहा है, 0 से -2 में ऑक्सीजन गया, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। और आयोडीन का क्या हुआ, -1 से 0 में गया है, मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, यही बातें यहाँ लिखी है कि आयोडीन तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन को, बल्कि रिड्यूस कर दे रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो क्योंकि इनका इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कह सकता हूँ, वो ऑक्सीजन से बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने कंपेयर कर लिया। पहले एक दूसरे के साथ मिलाकर कंपेयर किया है, फिर वाटर के साथ ऑक्सीजन में, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके संग कंपेयर किया। ओके, अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर, वो वाटर के संग रिएक्ट ही कर जाते हैं, सॉल्युबल इतना ज़्यादा उनमें मिल जाते हैं। और ब्रोमीन, आयोडीन जो है स्पेयरिंगली सॉल्युबल, वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, घुलते नहीं है, बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या हाइड्रोकार्बन्स, इस सारे में हमारे ब्रोमीन, आयोडीन डिजॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्युबल है। और फ्लोरीन, क्लोरीन वाटर में सॉल्युबल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अब ये क्या है, जस्ट वही बात है कि ये हमारा फ्लोरीन जो है वो ऐसे रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बनाकर, जिसे फिर हम कहते हैं F2। क्लोरीन रहता है Cl2, ब्रोमीन रहता है Br2, आयोडीन रहता है I2। तो क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन में बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन में बॉन्ड है। ओके, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बस यही बात है, जिनका साइज छोटा है तो इनके बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, देयरफॉर देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल वाया होमोलिटिक फ्यूजन फॉर्मिंग गैसियस रेडिकल। कहना ये चाह रहे कि F और F ऐसे करके एक बॉन्ड बनाए हैं, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और होमोलिटिक ब्रेक करना है, मतलब इस बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, एक इस फ्लोरीन का एक इस फ्लोरीन का। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आ रहा, एक फ्लोरीन रेडिकल ऐसा बन गया, एक फ्लोरीन रेडिकल ऐसा बन गया, कोई भी किसी का चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, इसलिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, दोनों रेडिकल बन जाएंगे, एक ये हमारा एक ये हमारा। तो इसे हम कहते हैं, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़कर दोनों को रेडिकल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब क्या करें, द बॉन्ड XX डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, मतलब ऊपर वाला जल्दी नहीं टूटेगा, नीचे जैसे आऊँगा कम एनर्जी देने पे वो ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज रिजल्ट्स इन लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड रिक्वायरिंग लेस एनर्जी टू ब्रेक। सब कुछ घुमा कर लेकिन एटॉमिक साइज पे ही आ जाता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है और लेंथ में भी छोटा है और स्ट्रॉन्ग है। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो इनका बॉन्ड लेंथ में भी बड़ा है और वीक है। आयोडीन का साइज़ और भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इनका बॉन्ड और भी बड़ा है और वीक है। तो देखिए क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लॉन्गर हो रहा है और वीकर हो रहा है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहा हूँ। यही कारण है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर से लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर। देखिए ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन सब यहाँ से फ्लोरीन से क्लोरीन में आ रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है, फिर क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन में जा रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेंड में एक रिवर्सल है या ट्रेंड में एक अगेंस्ट द ट्रेंड कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन में पहले जैसे चल रहा था वैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन में जब आ रहा हूँ तो यहाँ पर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, बाकी फिर यहाँ से यहाँ ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो ऐसा क्यों, फ्लोरीन में क्या दिक्कत है जो वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर पा रहा, तो वही बात यहाँ पर देखते हैं।
फ्लोरीन हैज स्मॉलर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपेयर टू क्लोरीन अगेंस्ट द ट्रेंड, वेयर एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन ऑनवर्ड सोज एक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो उसके बाद क्लोरीन के आगे से ट्रेंड जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही है। ऐसा क्यों? दिस एनोमली इज ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम विच रिजल्ट्स इन relatively large electron repulsion among the lone pair electrons in F2 molecules, where they are much closer to each other in case of than in case of chlorine molecules। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा है बहुत, तो जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इतना नज़दीक आ गए हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन अब रिपेल भी करने लगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया। क्योंकि वीक हो गया, थोड़ा ही एनर्जी बाहर से दूंगा, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। यही इनका रीज़न है कि ये जस्ट ट्रेंड से अपोजिट है, क्योंकि इनका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है। देखिए सब कुछ घूम के यहीं आ रहा है कि देखिए this anomaly is due to extremely small size of fluorine which results in relatively large electron repulsion among lone pair electrons in F2 molecules। lone pair electrons तो होते ही है ना। F2 molecules को अगर मैं ड्रॉ करूँ कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा s ऑर्बिटल है 2s और ये है हमारा 2p, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, इनमें 1 2 3 4 5। कितने लोन पेयर है? देखिए ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर और ये एक फ्लोरीन का मैंने बनाया, एक फ्लोरीन का। ऐसे ही दूसरे भी फ्लोरीन होंगे, उसमें भी सेम कुछ होगा यहाँ पर। अब वो दोनों फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले फ्लोरीन ये वाले से बनाएंगे, ये वाला और इनका भी ऐसे। जस्ट दिखाने के लिए रिवर्स में बना रहा हूँ, होता तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें भी बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और फिर ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे यहाँ से यहाँ, ये वाले और ये वाले। तो जब बॉन्ड बनाएंगे नज़दीक तो आएंगे, ये दोनों बहुत ही नज़दीक आएंगे कि उनका साइज़ छोटा है। लेकिन ये सब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देयरफॉर इस बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा। यही कारण है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less than that of chlorine, which is against the trend। okay, यहाँ देखते हैं हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हर एक पीरियड में हेलोजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? तो हेलोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एज अ कॉन्सिक्वेंस दे आर रेडली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पर यही कह रहा है कि हर एक पीरियड की बात करें, मान लीजिए ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, हर पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उन सब एलिमेंट्स में से जो हेलोजेंस होंगे वो कहाँ मिलेंगे? ग्रुप 17 में ही मिलेंगे। तो वो कह रहे कि इस सारे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कंपेरिजन करूँ तो ग्रुप 17 के जो हेलोजन है वो ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते कंपेयर टू अदर। इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि इनका साइज़ बाकी जो एलिमेंट्स है उनके कंपेरिजन में इनका साइज़ छोटा है, और इसलिए इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, इसलिए इनका मैक्सिमम नेगेटिव गेन एंथैल्पी होता है, ज़्यादा नेगेटिव। और दूसरी तरीका ये भी है कि वो इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ये एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल बन जाते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इनका साइज छोटा है, न्यूक्लियस चार्ज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और ऐसा करने के बाद वो नोबल भी बन जाते हैं। तो ये दोनों रीज़न है क्योंकि वो हाई मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाते हैं।
और लिखा है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल की हमने बात की थी वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी हमने देखा है और एक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दोनों में ही देखा था कि ट्रेंड से ऑपोजिट चल रहा है। फ्लोरीन और क्लोरीन का जो ट्रेंड था, जो ट्रेंड होना चाहिए था उससे ऑपोजिट था, ये वाला और ये वाला। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एज वेल एज बॉन्ड डिसोसिएशन में, दोनों में ये ट्रेंड ऑपोजिट था। ठीक है, वो ठीक है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अब इसके मुझे एक्सप्लेन करने बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो सही है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से भी कम है। ठीक है, वो हमने समझ लिया, रीज़न भी क्या है, स्मॉल साइज है, रिपल्सन है, ये हमें पता है। अब फ्लोरीन का फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? फ्लोरीन फिर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है कंपेयर टू ब्रोमीन या क्लोरीन से? ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये क्यों नहीं है सबसे स्ट्रॉन्ग? यही अब क्वेश्चन है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास ले लेंगे। अब बॉन्ड इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, तो यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था, ना कि फ्लोरीन। तो ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन तो नहीं है? ऐसा क्यों, ये दुविधा क्यों? तो इनका आंसर यहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही बात है कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट का, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करता, वो और 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है और वो हाइड्रेशन इंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है। इन तीनों को मिलाकर मुझे देखना पड़ेगा कि किन में ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को देखूँ तो क्लोरीन जीत रहा है, लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी को देखूं तो फ्लोरीन जीत रहा है। इसका मतलब कि क्लोरीन को ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरीन को 2 मिला है 3 में, और फ्लोरीन को 2 मिला है 3 में और आयोडीन को 1 मिला है 3 में। तो कौन जीता? ये जीता, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये जस्ट मैंने रफ समझाया बताने के लिए। किसी भी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन होने के लिए उनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो कम होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फ्लोरीन का कम है, तो फ्लोरीन जीता यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन का ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्लोरीन जीत रहा है। और अगर मैं हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करूँ तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रेशन इंथैल्पी फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन जीत रहा है। ये ऐसा, तो इस कंपैरिजन में करूँ तो फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन। लिटरेचर में यहाँ पर यही बातें लिखी है कि द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is more negative than that of fluorine. However, the bond dissociation enthalpy of fluorine is much lesser than that of chlorine. Bond dissociation enthalpy. In addition, due to its small size, hydration enthalpy of fluorine is much higher than that of chlorine. The hydration enthalpy fluorine का ज़्यादा है than that of chlorine. These two factors more than compensate for less negative electron gain enthalpy of fluorine. ये जो 2 फैक्टर है ना जहाँ पर फ्लोरीन जीत रहा है, वो 2 फैक्टर इसको कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, मोर देन कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। तो क्योंकि ओवर कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, दस फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू क्लोरीन। यही एक बात है। ओके, तो लगे हाथ ये सिर्फ देख लेते हैं कि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब भी यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जब बॉन्ड
टूटता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खुद रिलीज होकर बाहर आती है। हाइड्रेशन मतलब हुआ कि अगर फ्लोरीन का एक आयन है जो वाटर में गिर गया तो क्या होगा, वाटर में क्या होता है, वाटर में डाइपोल्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ऐसा, हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इधर, तो इस साइड माइनस आ जाता है, इस साइड प्लस आ जाता है चार्ज। तो ये अगर मैं ऐसे पूरे को सम करके लिखूँ तो ऐसा दिख रहा है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा है जिधर एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है डाइपोल के जैसा। अब ये फ्लोरीन जब एक फ्लोरीन आयन वाटर में गिर गया, हाइड्रेशन का क्या मतलब है, हाइड्रेशन इंथैल्पी का क्या मतलब है, वही हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। तो एक फ्लोरीन आयन अगर वाटर में गिर गया तो वाटर इसे ऐसे घेरेंगे, ऐसे बहुत सारे वाटर के डाइपोल्स, सारे के जो पॉजिटिव वाले साइड होंगे सब यहाँ होंगे और नेगेटिव वाले साइड दूसरी तरफ। ओके, इसे ही कहते हैं हाइड्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है ना, इस फ्लोरीन और ये बहुत सारे जो पॉजिटिव वाटर में जो पॉजिटिव साइड था डाइपोल के, उनके साथ बॉन्ड बन रहा है, इसे ही कहते हैं हाइड्रेशन। और जब भी बॉन्ड बनेगा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज एनर्जी, उस एनर्जी को ही कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अब बात है ज़्यादा किसका कम किसका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी का केस में हमने लिखा है कि फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, सब कुछ का आंसर साइज में है। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये जो प्लस है वो फ्लोरीन के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, और जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है इस प्लस के साथ वो वीक होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये नज़दीक है, साइज ही छोटा है इसका, तो इसका पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव के साथ ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड है। जिनका साइज बड़ा है उनमें डिस्टेंस दूर है तो उनका बॉन्ड भी वीक है। यही होता है हाइड्रेशन एनर्जी। बॉन्ड वीक है तो एनर्जी भी कम रिलीज़ करेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। ओके, तो ये सब हमने सीख लिया, अच्छी बात है। एनामिलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का ये अजीब सा बिहेवियर क्यों है, तो इतनी बार हमने देखा, कुछ तो हम समझ ही गए हैं कि एनामिलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन क्यों है। सबसे पहले इसकी साइज़ छोटी है, फिर इनका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साथ में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इनमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये भी एक कारण है इनके अलग बिहेव करने का, और साथ में लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी काफ़ी लो है। लो होने का भी कारण कहीं ना कहीं स्मॉल साइज में है। ओके, तो ये रीजन्स जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे एनामिलस बिहेवियर जो हमने देखा है ना, जितने भी जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ग्रुप के, चाहे हमने जब पढ़ना शुरू किया था ग्रुप 14 से, फिर 15 से शुरू किया था हमने, तो ग्रुप 15, 16, अभी 17 देख रहे हैं, सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, उनका बिहेवियर उनके बाकी एलिमेंट से अलग है। फर्स्ट एलिमेंट का बिहेवियर तो किस लिए अलग होता है, सारे में जनरली यही केसेस है कि फर्स्ट एलिमेंट्स के साइज छोटे होते हैं, उनमें डी ऑर्बिटल मिसिंग है सब में, और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से ज़्यादा है, और बॉन्ड इंथैल्पी भी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी उनका कम होता है। तो यही सारे रीजन्स है कि इनमें ऐसा बिहेवियर देखा जाता है। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सारे हैलोजेंस के जो एलिमेंट मेंबर हैं वो सब हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उनका भी अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन। सो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जैसे मैं आता हूँ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। हैलोजेंस हमारे जो है मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के संग ही रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स बनाते हैं। साथ में ये भी है कि ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स HX आर गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अलावा जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो सारे गैसेस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ही सिर्फ लिक्विड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज फिर से छोटा है और वो हाइड्रोजन के संग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो सिर्फ हमें HF में देखने मिलता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। वो भी रीज़न क्या है कि हमारा फ्लोरीन का साइज स्मॉल है।
स्मॉल साइज। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमारा HF जो है लिक्विड है। बाकी जितने भी HCl है, HBr है या HI है, ये सब गैसेस होते हैं। ये बातें हमने यहाँ देख ली। अब हम आते हैं हेलोजेंस फैमिली में केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में हम ये सारे हेलोजेंस के रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। कुछ नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसे हम HX कह सकते हैं इन जनरल। मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बनाते हैं। ठीक है। फिर वाटर के संग रिएक्शन हमने पहले ही देख रखा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर देखूं तो फ्लोरीन जब वाटर के संग रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन और ब्रोमीन जब वाटर के संग रिएक्ट करते हैं तो ना ऑक्सीडाइज कर पाता है वाटर ऑक्सीजन को, ना रिड्यूस कर पाता है। और आयोडीन जब वाटर के संग रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन को वो रिड्यूस कर देता है। ये हमने देखा ही था। फिर से एक बार इक्वेशन देख लेंगे इनका। फिर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन भी देखेंगे कि कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं ये लोग। रिएक्शन विथ मेटल्स भी है। और लास्ट में रिएक्शन विथ अदर हेलोजेंस, मतलब हेलोजन का हेलोजन के संग रिएक्शन होगा ना। हमारा फ्लोरीन क्या करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। इनको भी कर सकता है, इनको भी कर सकता है। क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन सिर्फ इनको करेगा और इनको करेगा ऑक्सीडाइज। तो यही सब तो इनके रिएक्शंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विथ हेलोजन में आते हैं। तो यही लिखा है कि हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन हैलाइड विथ हाइड्रोजन। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एफिनिटी मतलब बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फिर से बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होता है, उनका भी रीजन फिर से स्मॉल साइज पे ही जा रहा है। इनका साइज स्मॉल है तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ साइज बड़ा हो रहा है तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है। देखो स्टेबिलिटी की भी बात करूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो वही बात यहाँ लिखा भी है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HF ज़्यादा स्टेबल है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये है हमारी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जैसे आ रहा हूँ स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोजन हैलाइड को अगर वाटर में, ये सारे तो गैस है, ये वाला सिर्फ लिक्विड है, बाकी सब गैस है। इनको अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो ये सब क्या बनाएंगे हमें, हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक मतलब हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड्स बनाएंगे। अब उस एसिड्स की अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो इस रिवर्स ऑर्डर में आता है। HI का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर Br, फिर HCl और फिर HF। HF सबसे वीक एसिड है इनफैक्ट। ठीक है। जब हैलाइड बना रहे थे हाइड्रोजन हैलाइड तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी इसका स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये H और F एक दूसरे को पकड़ के है, छोड़ना नहीं चाहते। और जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ H और I इनकी स्टेबिलिटी कम है, ये एक दूसरे को उतने अच्छे से पकड़ के नहीं रखे। और हमें एसिड स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है, जो कोई भी एसिड हो वो अपने H+ को जितने आसानी से दे दे वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या अपना H+ देगा, आसानी से नहीं देगा। HI का बॉन्ड सबसे वीक है तो ये अपना H+ देगा आसानी से, बिल्कुल देगा, क्योंकि ये H+ जल्दी आसानी से दे सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड्स आर इन दिस ऑर्डर। ओके ना। रिएक्शन विथ वाटर हमने पहले भी देख रखा था, फिर से जस्ट एक बार देख लेते हैं। फिर फ्लोरीन वाटर के संग जब रिएक्ट कर रहा है तो ये जो वाटर का ऑक्सीजन है ना, इसे वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन। तो वाटर में जो भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करके O2 बना दे रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट था वाटर का -2, फ्लोरीन ने इसे ऑक्सीडाइज करके बना दिया 0। ओके, ये 0। और खुद क्या हो रहा है, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। पहले था 0, यहाँ पर आ गया -1। ठीक है। इनका -2 था, यहाँ पर हो गया 0। खुद फ्लोरीन था 0, बाद में हो गया -1। ठीक है। आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं, देखिए क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड।
HX एंड HOX। और यहाँ पर ना ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है ऑक्सीजन का, ना तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पर भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ भी -2, ये -2। ये जो है ये जनरल फॉर्म लिखा है, जहाँ पर हमारा X = HCl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। यहाँ पर अगर Cl है मतलब क्लोरीन है तो क्या रिएक्शन होगा वो लिखा है, जस्ट X की जगह Cl रिप्लेस किया गया है। तो ये इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए नाम लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। इसे कहेंगे HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसे कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड HOBr। बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी -2 और यहाँ पर भी -2। ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन, ना रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। ओके, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन ब्रोमीन के संग ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा। और जब आयोडीन आ रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जा रहा है उल्टा। तो देखिए, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इनफैक्ट I- इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम विच इज जस्ट रिवर्स ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में जो रिएक्शन मिल रहा था उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर हो रहा है। फ्लोरीन वाटर में जो ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीडाइज कर देता था, आयोडीन वाटर में जो ऑक्सीजन है उसे रिड्यूस कर देता है। तो रिएक्शन हमारा ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये आयोडीन का -1 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर आयोडीन का 0 हो गया। तो आयोडीन खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीजन को क्या किया, रिड्यूस। क्यों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन स्टेट था 0 और यहाँ पर है -2। तो हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और आयोडीन ऑक्सीडाइज। देखने में भी ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स लिखा है ना, ये बात रिवर्स ऑफ द रिएक्शन। देखिए, देखने में भी रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स है। आप अगर एक साथ इसे देखें, ये है हमारा फ्लोरीन वाटर मिलाकर H+, F- एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए I- H+ एंड ऑक्सीजन मिलाकर आयोडीन एंड वाटर, जस्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया है। फिर देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के संग फ्लोरीन के रिएक्शन देखें तो सिर्फ 2 ही कंपाउंड बनते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन को मिलाकर। एक है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2, और एक है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2। ये 2 कंपाउंड ही बनते हैं और इसे हम ऑक्साइड्स नहीं कहते हैं। इन जनरल हम क्या कहते हैं ना, जैसे क्लोरीन के संग कुछ मिल रहा है C2O, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्साइड है ना, फ्लोरीन का ब्रोमीन का ऑक्साइड। वैसे ही कभी हम ऐसा नहीं लिखते इसे कि ये हमारा फ्लोरीन का ऑक्साइड है, ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये ऐसा कब लिखते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसे हम पीछे लिखते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हम इसे क्लोराइड तो नहीं कहते। जैसे कि हम जब NaCl लिखते हैं, NaCl, या हम क्लोराइड कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू Na, तो ये क्लोराइड बना। वैसे यहाँ पर जब मैं क्लोरीन और ऑक्सीजन को एक संग जोड़ रहा हूँ तो ये ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू क्लोरीन। वैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन को जोड़ रहा हूँ, सॉरी ब्रोमीन और ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूँ तो ये ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ब्रोमीन। वैसे ही जब मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन को जोड़ूंगा तो ये फ्लोराइड बनेगा, ना कि ये ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे तो ये ऑक्साइड कहलाएगा, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होता। ऐसे लिखेंगे OF2, और ये क्या कहलाएगा, फिर फ्लोराइड कहलाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये हमें ध्यान रखना है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। देयरफॉर कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के पीछे तो नहीं आएगा। बाकी सब जगह ऑक्सीजन पीछे आएगा, लेकिन फ्लोरीन के पीछे कभी नहीं आएगा, फ्लोरीन सबसे पीछे रहेगा। तो ये OF2 लिखने का तरीका है। तो इसे OF2 कहते हैं, इसे O2F2 कहते हैं। ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है और ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ठीक है। So these oxides are hydrogen fluoride because of their higher electronegativity of fluorine than oxygen.
तो इस ऑक्साइड्स को एक्चुअली ऑक्साइड नहीं कहते, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं, मतलब ये फ्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, ये हमारे इन दोनों में से ये OF2 थर्मली स्टेबल है। बोथ OF2 एंड O2F2 आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट कह रहे हैं, मतलब वो फ्लोरीन ऐड करेंगे। O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम to PuF6 and reaction is used for removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। यहाँ पर बस इतना एक एप्लीकेशन है, इसे आप ध्यान रखना अच्छा होगा कि एप्लीकेशन ये है कि हमारा जो OF2 है और O2F2 है, ये प्लूटोनियम को कन्वर्ट कर देता है, प्लूटोनियम को कन्वर्ट कर देता है प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में। ओके, और ये प्लूटोनियम कहाँ मिल रहा है मुझे? ये प्लूटोनियम मुझे मिल रहा है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में। जब न्यूक्लियर फ्यूल खर्च हो जाता है, जब न्यूक्लियर फ्यूल खर्च हो जाता है तो जो बचा रहता है उसे हम कहते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। उस न्यूक्लियर फ्यूल में हमें प्लूटोनियम मिलता है, इसे हमें निकाल लेना है, इसे इसमें नहीं रखना। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, O2F2 के संग इसे कॉम्बाइन करते हैं, तो ये PuF6 बनाकर अलग कर देता है प्लूटोनियम को। ओके, तो यही बात यहाँ पर लिखा है, ये पूरे चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक रहेगा। हमने पहले ही पढ़ा था ना, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कब कब दिखाएंगे? जब जब वो खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संग रिएक्ट करेंगे। तो क्लोरीन से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ब्रोमीन से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। आयोडीन से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये हमने पहले ही देखा था। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड कैसे होगी? सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड होगा आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड्स बनेंगे तो ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड होगा आयोडीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ये ट्रेंड हमें ध्यान रखना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा और ट्रेंड है, क्लोरीन फिर आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड्स। हायर ऑक्साइड जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू लोअर ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के अगर ऑक्साइड्स देखूँ तो Cl2O ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, ClO2 ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, Cl2O6, Cl2O7 ये सब क्लोरीन के ऑक्साइड्स है। अब हायर ऑक्साइड्स जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा लोअर ऑक्साइड से। तो ये जैसे ये हायर ऑक्साइड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे ये लोअर ऑक्साइड से, जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये हायर ऑक्साइड है कंपेयर टू लोअर ऑक्साइड। तो स्टेबिलिटी ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये ध्यान रखना है। मोर स्टेबल कौन है? हायर ऑक्साइड्स मोर स्टेबल। ओके, हमारा ये क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प। तो ये छोटे MCQ में आ सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स क्या क्या है? ये है Br2O, BrO2, BrO3। दीज आर लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड। लीस्ट स्टेबल क्यों? यहीं पे तो अभी हमने पढ़ा स्टेबिलिटी। ये देखिए स्टेबिलिटी ब्रोमीन की सबसे लीस्ट है, क्लोरीन का बीच में है, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और फिर यहाँ देखते हैं आयोडीन ऑक्साइड्स I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। I2O5 ये वाला इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया गया है, I2O5 यूज फॉर एस्टिमेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। Cl2 इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट। ओके, सभी एक अच्छा ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल। और ये भी देखिए एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना क्लोरीन के या ब्रोमीन के, आयोडीन के, वो सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे हमारा ये ब्रोमीन। ब्रोमीन का सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर क्लोरीन और इनका मॉडरेट बीच में। इन तीनों का अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो, ऑक्साइड्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो, जब ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं उस ऑक्साइड में से कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? तो ब्रोमीन के ऑक्साइड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन के ऑक्साइड और फिर आयोडीन के ऑक्साइड। ये बात यहाँ से लिखा है, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे मतलब कौन? ब्रोमीन ऑक्साइड, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन के ऑक्साइड्स है और लास्ट में आयोडीन के ऑक्साइड्स है। ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो हेलोजन रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। ओके, ये बात तो समझ आ रहा है। यहाँ पर M की जगह कोई भी मोनोवैलेंट मेटल ले सकते हैं, जैसे कि Na मतलब सोडियम या पोटेशियम, ये सब मोनोवैलेंट एटम्स है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट समझने के लिए, M की जगह मैं अगर लिखूँ NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये सब क्या है? सॉल्ट्स है एक तरीके से। तो इसे हम कहते हैं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब आयनिक कैरेक्टर, इनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका। आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या? कि जब भी मैं इसे अगर वाटर में डालूँ तो ये सबसे पहले जल्दी से डिसोसिएट हो जाएंगे Na और F माइनस में। इन्हें वाटर में डालूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, NaCl माइनस, थोड़ा कम डिसोसिएट होंगे। ये और कम डिसोसिएट होगा, ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। Na और I माइनस में बहुत कम टूटेगा। ये जल्दी टूटकर अलग अलग हो जाएंगे, ये थोड़ा कम टूटेंगे, ये और कम, ये और कम। इसे ही कहते हैं आयनिक कैरेक्टर। इनका सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो जा रहा है तो उनमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4, इनका +4, इनका +5, +6। जब मैं यही टिन की बात करूँ यहाँ पर SnCl2, तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जब मैं लीड की बात करूँ PbCl2, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर +4 था। तो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी टिन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ +4 +2, यहाँ पर +4 +2 लीड, यहाँ पर एंटीमोनी +5 +3 और यहाँ पर यूरेनियम +6 +4। जब मैं कंपेयर करूँ इनको तो ये जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, वो मोर कोवैलेंट होते हैं। ठीक है। इफ़ अ मेटल एग्जिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली ये हमारा टिन, ये लेड, ये एंटीमनी, ये यूरेनियम, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे, आप देख ही सकते हैं। ये +4, ये +2, ये +4 +2 +6 +5 +3 +6 +4। जब ऐसा होता है, द हैलाइड्स with higher oxidation state will be more covalent than the one with lower oxidation। तो ये सारे जो हैलाइड्स है ना, ये ज़्यादा कोवैलेंट है, मोर कोवैलेंट है कंपेयर टू ये नीचे वाले हैलाइड्स। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब रिएक्शन विद अदर हैलोजेंस देख लेते हैं। तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के संग रिएक्ट करेंगे। कब करेंगे, किससे करेंगे? हमारा ऐसे ही लिखा है। ये पीछे वाला कौन सा होता है? जैसे हमने ये लिखा था ना Cl2O। यहाँ हालांकि O हैलोजन नहीं है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ कि इनमें से ये जो पीछे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ भी जब x बार लिख रहे हैं तो ये x बार वाला जो है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। ये इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीछे वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए ऐसा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऊपर है और उनका साइज़ भी छोटा होता है ना।
तो ये वही लिखा है, ये एक्स बार जो है एक्स डैश ये वो वाले हेलोजेंस है जो स्मॉलर साइज हेलोजन, छोटे वाले हेलोजेंस है, और जो सामने है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नीचे की तरफ उनका साइज भी बड़ा होता है, तो लार्ज साइज हेलोजेंस, ये एक्स एक्स डैश। तो ऐसे ऐसे करके ये हेलोजेंस बनाते हैं। इनके बारे में फिर से जब हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लेकर देखते हैं कि हमारा स्मॉल साइज किनका है, फ्लोरीन का होता है, और बिग साइज किनका है, क्लोरीन का ले लेता हूँ। तो ऐसा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखूँ तो F3 और Cl, ये वाला देखूँ तो ClF5, ये वाला देखूँ तो ClF7, ये सब कंपाउंड्स पॉसिबल है। यही वो कहना चाह रहे, इंटर हेलोजन जब बनेगा तो ऐसे। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। ये पीछे वाला जो है ये स्मॉल होना चाहिए साइज़ में और सामने वाला लार्ज होना चाहिए। तो Cl5, ClF, ClF3, ClF5, ClF7, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हर में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, यहाँ पे -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, इसमें है +1, ये वाले में +3, ये वाले में +5 और ये वाले में +7। मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ या ये एक्स की बात कर रहा हूँ, जो भी आप लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। अब यही इस पे ये क्वेश्चन आ गया, फ्लोरीन एक्सिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हेलोजेंस एक्सिबिट्स +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तो देखा फ्लोरीन में सब में -1 है, लेकिन देखिए क्लोरीन +3, +1, +3, +5, +7 सब दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो आंसर है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट एग्जिबिट्स एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। फ्लोरीन थोड़ी ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने वाला है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये सिर्फ लेंगे कभी नहीं देंगे। तो इनका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं हो सकता, सिर्फ -1 और 0। अदर हेलोजेंस हैव डी ऑर्बिटल्स, दूसरे हेलोजेंस में हमने पढ़ा डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो हमने देखा था कैसे वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। यही बातें यहाँ पर लिखी है। Considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, bond gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हमने पहले ही देखा था, सब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम से कम हो, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन का कम है। फिर इन दोनों की अगर बात करें तो एंथैल्पी गेन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो फिर फ्लोरीन का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन। तो जस्ट एक बार फ्लोरीन जीत रहा है और दो बार, एक बार क्लोरीन जीत रहा है और दो बार फ्लोरीन जीत रहा है। देयरफॉर ये जो है ये कॉम्पेंसेट कर देता है इस लॉस को। देयरफॉर हमारा फ्लोरीन ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू क्लोरीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। मान लिया मैंने कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। हाउएवर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मच लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनका कम है कंपेयर टू क्लोरीन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इज स्मॉल साइज, the hydration energy of fluorine is much larger, higher than that of chlorine। फिर से पढ़ता हूँ, also because of its small size, the hydration energy of fluorine is much higher than that of chlorine। तो ये हाइड्रेशन इंथैल्पी भी इनका ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही है। देयरफॉर द लैटर टू केसेस, कौन दो केस, ये वाले केस और ये वाले केस, लैटर टू केसेस factors
more than compensate for the less negative electron gain enthalpy of fluorine. Thus fluorine is much more strong oxidizing agent than chlorine. ठीक है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये हो गया. गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का जो थोड़ा अलग बिहेवियर है उसको 2 एग्जाम्पल से शो करना है. तो सबसे पहला वही है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. एज ए रिजल्ट HF जो है वो लिक्विड में अवेलेबल है, वेयर एज जो अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स है जैसे कि HCl, HBr और HI वो सब गैस में अवेलेबल है. तो ये एक एनोमलस बिहेवियर का एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एनोमलस बिहेवियर का एग्जाम्पल है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फिर से वही रीज़न यही है सेम. फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF. सिर्फ ये एक ऑक्सो एसिड फ्लोरीन बनाता है HOF और कुछ नहीं बनाता. वेयर एज अदर जो हेलोजेंस होते हैं वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि हाइपोहेलस बनाते हैं, हेलस बनाते हैं, हेलिक बनाते हैं और हाइपर हेलिक बनाते हैं. तो ये जब हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस पढ़ेंगे तो इनके और डिटेल में देखेंगे. बस फिलहाल ये समझ सकते हैं कि फ्लोरीन सिर्फ HOF बनाता है. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन का लूँ, फ्लोरीन में सिर्फ HOF, लेकिन अगर मैं क्लोरीन को लूँ तो क्लोरीन में HOCl भी मिलेगा, HOClO भी मिलेगा, HOClO2 भी मिलेगा, HOClO3 भी मिलेगा. क्लोरीन में इतने वैरायटी अवेलेबल है, फ्लोरीन में सिर्फ एक ही है. ये भी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, थैंक यू.